के हमारा जो लेक्चर है वो एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम, करंट फ्लो प्रॉब्लम एंड इक्वेशन प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री एंड अनदर प्रॉब्लम लाइक नंबर सिस्टम, पेज प्रॉब्लम्स। अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उससे फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले जो है आप किसी प्रॉब्लम को जब आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। उसके लिए 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या आप जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके वर्ड जितने भी हैं आपको प्रॉपर उसको रीड आउट करें। एक बार समझ नहीं आ रही है तो बार बार रीड करें, ताकि आप उससे मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट कर सकें, उससे वेरिएबल जनरेट कर सकें और फिर उसको कंबाइन करके उनका रिलेशन बना के इक्वेशन बना सकें। तो जरूरी क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन स्टेटिंग द प्रॉब्लम। वो सारे वर्ड्स आपको आइडिया होने चाहिए जो पूरी प्रॉब्लम्स को स्टेट कर रहे हो, उनकी डिफाइन कर रहे हो। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, कि आपने क्या फाइंड करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद उसमें से आपने क्या जो है बेसिकली जो सिचुएशन क्या है और कैसे प्रॉब्लम को जो है वो लिंक करना है, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसलेट द प्रॉब्लम टू एन इक्वेशन। आप उसके बाद आपको उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसको आप वेरिएबल्स असाइन करेंगे, असाइन है वेरिएबल, आप इक्वेशंस को वेरिएबल असाइन करेंगे। अपने माइक ऑफ रखें एंड क्लियरली स्टेट व्हाट द वेरिएबल रिप्रेजेंट्स। और आपको नीचे बताना चाहिए कि जो एक्स वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कैरी आउट द प्लान। जब आपके पास क्वेश्चन बन जाए फिर सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिंग मेथड है, सिंपल मेथड है। तो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को जब जनरेट हो जाएंगी उससे हमारे पास जो मेथड है उनको यूज करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कि अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी हो, उससे आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उससे वेरिएबल को नाम देना है, फिर वेरिएबल को कनेक्ट करना है, उससे क्वेश्चन बनेगी, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ओके, लाइक ये पहली प्रॉब्लम देता हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ये दो जो है वो बेसिकली आपके पास लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं प्लेन के अंदर। अब देखना है कि इनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए ये इतना इशू नहीं है। तो आपने क्या करना है, दोनों का सिस्टम ये वैसे ही बने हुए हैं, इसमें ऐसा कोई न्यू इशू नहीं है। दो सिस्टम है, इनको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इनका कॉमन इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो जो पॉइंट आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वो इसका कॉमन पॉइंट होगा जिससे ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस सर। उसके बाद अगर आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, क्या आपके पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जी और तीन इक्वेशन दी हुई हैं, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो वो भी आपको आइडिया है कि इसमें कोई नई चीज़ बनाने वाली नहीं है। जस्ट इसको वर्ड प्रॉब्लम में देखा जा सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। पहले हम जनरल तीन जो है वो ले लेते थे इक्वेशन, उसको सॉल्व करते थे। अब ये बेसिकली प्लेन, हमें भी तब भी पता था कि ये तीन वेरिएबल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये है कि अगर प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है तो फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा ये प्लेन का इंटरसेक्शन आपको बता देगा। फर्दर देखें, कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट p1 इक्वल टू 4 है, p2 इक्वल टू 3 है, p3 इक्वल टू 4 है। कहता है ऐसी इक्वेशन निकालने, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने जिसमें आप 1 पुट करें तो 4 आए, उसमें 2 पुट करें x को 3 आए और 3 पुट करें 4 आए। तो मतलब आपने ऐसी इक्वेशन निकालनी है क्वाड्रेटिक, तो क्या वो कैसी होगी वो हमें आइडिया नहीं है अभी, वो हम निकालेंगे। लाइक ये आपके पास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें स्क्वायर टर्म्स होती हैं, वो उसकी जनरल फॉर्म लिखती है सपोज पी एक्स
जो पोलिनोमियल है वो पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर अननोन्स। अब हमें ए बी सी का नहीं पता, ये हमने निकालने हैं। यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, तो यहाँ पे ए बी सी अननोन्स हैं, वो हम निकालेंगे। हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी सी। जब x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे ये इक्वेशन ये बन जाएगी। जब x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे ये आ जाएगी। अब ऊपर P1 P2 P3 की वैल्यू दी हुई है, वो सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास ए बी सी की वैल्यू होगी, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो ये वाली वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। जब उसमें 1 पुट करेंगे 4 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? सर जी हमने सपोज किया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से किया। जो सपोज किया है वो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो ए एक्स स्क्वायर बी यानी एक्स। कि उन्होंने प्रॉब्लम बताया हुआ कि ये चाहिए हम, तो हमने ये बनाना। हाँ जी, जब उसने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा है तो हमें पोलिनोमियल का आइडिया है कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक क्या होती है। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें स्क्वायर बाई टर्म हो और एक्स वाली हो, सिंपल और कांस्टेंट हो, ये जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह क्यूबिक भी हाँ होती है, जी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह आ जाती है। तो तो सवाल को देखना हमने सारे अच्छा, का। अगर ये यही एक और मैं क्या दूं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो वहां पे आपके पास पी एक्स क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो मतलब टेस्ट की भैया देख के आप उस तरह उसको देखेंगे कि इससे कौन सी इक्वेशन और किस तरह, फिर वो 4 इक्वेशन बनेगी। फिर ऊपर मैं आपको 4 दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल P1 पे 4 है, P2 पे 3 है, P3 पे 4 है, एंड समथिंग एल्स नंबर, को ये एक नंबर और दे दूंगा, या फिर आपके पास 4 कांस्टेंट आ जाएंगे, तो 4 के अकॉर्डिंग वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह की ओके प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ओके, फर्दर अब हम मूव करते हैं ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम की तरफ। ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको एरर्स शो हो रहे हैं, कि जो एरर्स हैं ये नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो मूव कर रही हैं इस रोड के ऊपर। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक रोड है जिसके ऊपर 610 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, इसके ऊपर 450 हैं, ये 400 आ रही हैं, इस तरह ये इस तरफ जा रही हैं, जो डायरेक्शन भी बता रहे हैं। अब ये हमें निकालना है कि ये दरमियान में कितनी एरोज, जो एरोज जिनके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये अननोन वैल्यूज है। हमने ये निकालना है कि इन एरोज पे कितनी ट्रैफिक है, कितनी जो है वो ट्रैफिक जारी बात है टोटल होगी। तो वो हमने यहाँ पे अननोन पॉइंट्स पे ट्रैफिक निकाल, यानी कि गाड़ियों की तादाद निकालनी कितनी होगी। ये बेसिकली काफ़ी यूज़ होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड्स का इशू हो जाए, जैसे कोई स्ट्राइक हो जाए, तो फिर हम रोड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें पता है कि इस रोड पे इतनी ट्रैफिक गुजर सकती है मैक्सिमम, तो हम वहाँ पे वो सारी कंडीशन लगा के हम लगा सकते हैं कि ये रोड, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि ये इशारा बंद होता है कि एक रोड बंद हो, तो वो कहते हैं इसका अल्टरनेटिव वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली सेटिंग की होती है कि आपके बैकअप पे कंप्यूटर में कि आप इस रोड की रूट की जगह पे अल्टरनेटिव रूट ये लगा लगा सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, इतनी जो है गुंजाइश होती है कि इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि आपके पास यहाँ पे जो अननोन कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे कितनी है, ये पहले हम देखेंगे कि इसकी अननोन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिटवीन ईच ऑफ द 4 इंटरसेक्शन। ये जो 4 इंटरसेक्शन था, एक ये इंटरसेक्शन था, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। इस इंटरसेक्शन पे हमने देखना है कि कितनी गाड़ियां जो है वो बेसिकली मूव कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर असाइन करेंगे। जो गाड़ियों की तादाद हमने निकालनी है कि यहाँ पे कितनी गाड़ियां हैं, वो x1 है, यहाँ पे कितनी है x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4 है। हमने उसको सपोज कर लिया कि ये x1 x2 x3 x4 है। अपनी मर्जी से जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने वेरिएबल असाइन करने हैं एरोज के ऊपर, जो अननोन वैल्यूज हैं उनको असाइन कर दिया वेरिएबल। अंडरस्टैंड? यस ओके, सर।
अब ये आपने जब इसको लिख लिया उसके बाद प्रॉब्लम आपकी हाफ जो है वो जनरेट होगी। आपने सबसे पहले वेरिएबल असाइन किए, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो आप ये देखें, ये एक इसका जो बेसिकली जंक्शन है, जो जिसको जिसको आप चौक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चौक के अंदर ये गाड़ियाँ आ रही हैं और ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल 610 ये गाड़ियाँ हैं और X4 ये गाड़ियाँ, ये दोनों इस चौक के अंदर जाएंगी। और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ 450 इस तरफ चली गई, तो बाकी गाड़ियाँ किधर जाएंगी? इस तरफ जाएंगी, सारी बात है, ऐसे ही है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब है कि हम लिख ही सकते हैं 610 प्लस X4 इक्वल टू आ जाएगा 450 प्लस X1। ऐसे हम लिख सकते हैं कि जितनी गाड़ियां इंटर हो रही हैं और जितनी गाड़ियां आउट हो रही हैं दोनों इक्वल होंगी। अगर वहां पे कोई, ये हमारी कंडीशन है कि यस सर। गाड़ियां मूव कर रही हैं, वहां पे गाड़ी पे रुक नहीं रही, तो जारी बात है जितनी गाड़ियां उसमें इंटर हो रही हैं और जितनी आउट हो रही हैं दोनों की तादाद जो है वो सेम होगी। तो अब क्या करेंगे, हम हर चौक का नाम दे देंगे, जो जितना भी जहाँ पे भी कंबाइनिंग हो रहा है हम पॉइंट का नाम देते हैं, जो इंटरसेक्शन है। एक इंटरसेक्शन का नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया, इसका डी दे दिया। तो 4 चौक है आपके पास, ए बी सी डी। अब इस ए पे हम ट्रैफिक निकाल सकते हैं, बी पे भी निकाल सकते हैं, सी पे निकाल सकते हैं और डी पे। इस तरह 4 इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे? ए पे आप इक्वेशन बना सकते हैं। ए पे इक्वेशन क्या होगी, ये दोनों इंटर हो रहे हैं और ये दोनों आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है 610 प्लस X4 इक्वल टू 450 प्लस X1। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये देखें, इंटरसेक्शन ए पे क्या है, X4 भी ऐड हो रही है 610 भी, और निकल क्या रही है X1 प्लस 450। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। बी जंक्शन पे देखें, X1 इंटर हो रही है और 400 इंटर हो रही है, और आउट क्या हो रही है 640 और X2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं X1 प्लस 400 इक्वल टू है X2 प्लस 640। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। इसी तरह सी पॉइंट पे देखें, 600 और X2 इंटर हो रही है और X3 आउट हो रही है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, X2 और 600 ऐड हो रही है और X3 आउट हो रही है। इसी तरह डी जंक्शन में क्या है, X3 इंटर हो रही है 520 और X4 आउट हो रही है, तो यहाँ पे देखें X3 इक्वल टू X4 प्लस 520। यहाँ तक क्लियर है सबको? अंडरस्टैंड? यस। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, ये 4x4 का सिस्टम बन गया। अब इसको अरेंज करके लिख लिया, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया, बाकी वेरिएबल एक साइड पे कर लिया। तो ये आपके पास जो है 4 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं। तो इस तरह आपने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट कर लिया, जो x1 x2 x3 4 का जो सोल्यूशन होगा वही बेसिकली हमारी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हो जाएंगी जो उस रोड के ऊपर मूव कर रही है। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर सबको? यस सर। अब मैं सोल्यूशन नहीं फाइंड कर रहा, सोल्यूशन क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, गाउस एलिमिनेशन मेथड से वो आप लगा सकते हैं या रिड्यूस एचेलर फॉर्म लगा सकते हैं। तो अभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपने प्रॉब्लम से कैसे जनरेट करना है सिस्टम। ये तो हमारी थी ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम। इसी तरह इसके साथ एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये देखें क्वेश्चन, ये एक जो है बेसिकली ट्रैफिक फ्लो बताया हुआ है, कुमासाई कुछ स्ट्रीट का नाम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स पे ट्रैफिक फ्लो बताया हुआ है। जैसे ये 241 व्हीकल जा रही हैं, 190 है, और ये बी पॉइंट पे इतनी आ रही हैं और इतनी निकल रही हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फ्लो देखना है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी जा रही हैं। तो हमने बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले सेम उसी तरह कि किसी भी इंटरसेक्शन पे जितनी गाड़ियां उसमें इंटर हो रही हैं जितनी आउट हो रही हैं उनका सम दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। दोनों का सम ऑफ जितनी इंटर हो रही है और जितनी आउट हो रही हैं दोनों आपस में इक्वल होंगी। उसको रूल को अप्लाई करते हुए सेम इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे ए पे एक्स और वाई इंटर हो रही हैं और ए और जो है 190 और 241 आउट हो रहे हैं। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई ऐड हो रही है और 241 प्लस 190 जो है आउट हो रही है। तो पहली इक्वेशन आपके पास यहाँ से जनरेट हो जाएगी, ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 431। ठीक है, 241 और 190 का सम जो है 431 आ जाएगा। इसी तरह जो सेक्शन बी है, बी पे क्या है, ये 150 ऐड हो रही है और 101 105 ऐड हो रही है, और निकल कितनी रही है, एक्स और डब्ल्यू निकल रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एक्स डब्ल्यू आउट हो रही है, और जो है उनका जो इन हो रही है वो 150 प्लस 105 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 55। इसी तरह आप जो है सी पे भी देख सकते हैं और डी पे देख सकते हैं। तो आपके पास जैसे डी पे क्या है, 280 और 236 ऐड हो रही हैं और निकल क्या रही हैं, एफ वाई निकल रही है और जेड निकल रही है। तो यहाँ पे क्या है, जेड प्लस वाई ये आ जाएगा, और ऐड कितनी हो रही है, 5 और 6। तो ये आपके पास, इसको सारी इक्वेशन को कंबाइन करके लिख लिया, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अंडरस्टैंड, क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ से 4x4 का एक सिस्टम बन गया। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, आप कैसे करेंगे वो आपको आइडिया है। आप इस पे जो है इसके सिमेट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वो आपको जो है सेपरेट सिखा चुका हूँ। तो वहाँ से आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये हमारा था ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं कि नंबर प्रॉब्लम की तरफ, कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट गोज ओवर इन द वीडियो, द सम ऑफ टू नंबर इज 79। क्या बात है कि आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम जो 79 है, एंड देयर डिफरेंस इज 23। कहते हैं ऐसे दो नंबर बताएं, ऐसे दो नंबर बताएं जिनको ऐड करें तो 79 आए और उनको माइनस करें तो 23 आए। तो आप उस नंबर्स का सोल्यूशन निकालने के ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको प्लस करें तो 79 और डिफरेंस करें तो 23। तो आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप नंबर सपोज कर लें। आप सपोज कर लें कि आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर y है। तो क्या कंडीशन है, पहले दो नंबर्स को ऐड करें तो x प्लस वाई क्या आना चाहिए, 79 आना चाहिए। और अगर उन दोनों का नंबर्स को डिफरेंस करें x माइनस वाई, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 79 और x माइनस वाई इक्वल टू 23। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, वो ये आपको बता देंगे कि वो नंबर को क्या होंगे। समझ आ गई आपको? क्लियर है? यस सर। इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती हैं कि इसको आप नंबर प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि नंबर्स का जो आपस में रिलेशन है। तो किसी दो नंबर, इसी तरह तीन नंबर का कह सकता हूँ मैं कि तीन नंबर का सम ये हो सकता है, और तीन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन सकता है, या इस तरह कुछ ऐसे रिलेशन दिया जा सकता है। कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको देखना है कि क्या सीन है, अब मुझे बताना है, इसको अंडरस्टैंड करें। एट ए लोकल जिम यू गो टू, यू कैन आइदर पे $90 फॉर ए मंथली पास। कहता है कि अगर आप किसी एक जिम में जाना चाह रहे हैं और उसकी जो है $90 मंथली पास फीस है उसकी, ठीक है। अगर उसकी आप मंथली पास की फीस देते हैं $90, देन पे $4 फॉर ईच टाइम यू डिसाइड टू गो टू द जिम। समझ आ गई आपको? पहली बात क्या कह रहा है कि आप एक जिम में जा रहे हैं जिसकी $90 जो है वो उसके पास की जो पास की फीस है, ठीक है। और अगर आप उसने पास ले लिया है तो उसके बाद आप जब भी जाएंगे तो आपको $4 फॉर ईच टाइम, जब भी यानी कि आपने अगर कोई जिम जाता होगा उसको आइडिया होगा कि मंथली जो है ना वो फीस होती है जिम की। तो आप उसको जिम की फीस दे देते हैं, उसके बाद तो कहते हैं जब भी आप आएंगे तो $4 आपको जो है वो देना पड़ेगा। तो इससे एक इक्वेशन जनरेट हो सकती है। यहाँ तक देखिए, कहता है नीचे चार ऑप्शन है, चारों में से बताएं कौन सा करेक्ट है। तो इससे एक इक्वेशन जनरेट हो रही है कि 90 तो पहले आपने दे दिया, फिर उसके बाद हर दफा आपको देना पड़ेगा। तो जितनी दफा आप जाएंगे, अगर 10 दफा जाएंगे तो कितने पैसे बनते हैं, बताएं मुझे। सर मेरी आवाज 40। है 40। इसका मतलब 90 आप दे चुके हैं और बाद में और कितने देने हैं, 10 दफा जाएंगे तो हर यानी कि रोज इसका आंसर डी है हमारा। डी। पहली इक्वेशन आपको शो हो रही है 90 प्लस 4x, x मतलब जितनी दफा होंगे। आगे देखिए आप, इसकी एक इक्वेशन मतलब पहली इक्वेशन आपको ये शो हो रही है, बाकियों में देखिए कोई भी इक्वेशन पहली शो नहीं हो रही।
अब दूसरी देखें, दूसरा वो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, कहते हैं अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, आर पे 30 फॉर ईच टाइम, कहता है यहाँ फिर आप $13 जो है हर रोज दें, ठीक है। यू गो टू जिम, कि जब भी आप जिम आए आप $13 पे करें, ठीक है। तो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप 10 दफा आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, जिस तरह इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 13x। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। पहली इक्वेशन बता रही है कि Yes, आप sir. $90 पहले देंगे, फिर 4x x वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे जितनी दफा आएंगे उतनी दफा आप $4 देंगे। और दूसरी इक्वेशन बता रही है कि अगर आप पहली इक्वेशन का काम नहीं कर रहे या उसको नहीं देखे तो फिर आपके पास क्या है 13x, क्या आप हर रोज $13 देंगे। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिससे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए आपको, जिससे आप उनका वेरिएबल्स का रिलेशन देख सकते हो, फिर ही आप उसको उससे सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है करंट फ्लो, कि जो करंट मूव करती है किसी भी सर्किट के अंदर, उसमें जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं और जिसमें बैटरीज लगी होती हैं, उनका सबका रिलेशन जो है वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में कितनी करंट जो है वो मूव कर रही है, उसका जो बेसिकली वोल्टेज कितना है और वोल्टेज कितना डाउन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एवेल्युएट कर सकते हैं। So electrical networks are a specialized type of network providing information about the power source such as batteries, device powered by these sources such as light, bulbs and motors. The power source forces a current to flow through the network where it encounters various resistors, and each which requires a certain amount of force to be applied in order for the current to flow through. A system of linear equation are used to determine the current through the वेरियस ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास जो सर्किट्स है उसके अंदर जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं और उसके बाद जो करंट फॉल कर रही है उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए बेसिकली ये 3 रूल्स अप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज गिवन बाय V इक्वल टू IR। IR मतलब क्या है कि उसकी जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। अगर आपकी वोल्टेज करंट फॉल कर रहा है, रास्ते में आप बल्ब लगा देंगे, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज लगा देंगे, रेजिस्टर लगा देंगे, तो क्या होगा, वो करंट यूज कर रहा है तो वो कितनी करंट यूज होगा। अगर 100 वाट का 100 वाट का आप बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी वोल्टेज कितनी ड्रॉप करेगा, वो 100 वाट ही करेगा, ठीक है। तो आप उसमें जो करंट फॉल कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद वो कहता है कि जंक्शन किरचॉफ रूल्स लॉ जो है वो क्या कहता है, पहला जो है वो ओहम लॉ है कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस है, ये प्रोडक्ट है। और दूसरा जो है, दो रूल्स है वो क्या है, जंक्शन, पहला इसका जंक्शन है कि ऑल द करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन मस्ट फॉलो आउट ऑफ इट, कि जितनी भी किसी जंक्शन में करंट ऐड हो रही है और जितनी आउट हो रही है, दोनों का सम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे हम कहते हैं कि जितनी गाड़ियां किसी एक पॉइंट पे इंटर हो रही हैं और जितनी उसमें से आउट हो रही हैं, दोनों का सम जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो इसी तरह यही भी जंक्शन में, करंट में भी, फ्लो में भी सेम यही है कि जितना करंट उसमें ऐड हो रहा है, जितना आउट हो रहा है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद क्या कहता है, पाथ, सम ऑफ बेसिकली IR, कि जितनी उसमें बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन एनी डायरेक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ, किसी क्लोज पाथ में जितना भी वो जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इज इक्वल टू द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन द पाथ, कि जितनी बैटरी आप जितनी कैपेसिटी की लगाई हुई है और जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेसिकली ये 3 रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे और हर सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिकली करंट फ्लो का सर्किट्स है उसको हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, I1 I2 I3 इन द, यहाँ पे हमने वी विश टू डिटरमाइन द करंट्स I1 I2 I3, हमने निकालना है कि I1 I2 I3 जो करंट्स फ्लो कर रही हैं वो कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये हमने निकालना है।
अप्लाइंग ओहम लॉ एंड किरचॉफ लॉ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम ये रूल्स अप्लाई करते यानी कि बेसिकली ये दो रूल्स अप्लाई करते हुए हम जो है इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट करेंगे। वहां से हम I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम आपको समझ आया कि यहाँ पे देखें कि ये बैटरी यहाँ पे कितनी बैटरी लगी हुई है। एक बैटरी यहाँ पे ए लगी हुई है ए पॉइंट पे, तो एक ये सी पॉइंट पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और ये बी और डी जो है ये दो जंक्शन पॉइंट्स हैं जो अपर वाले लूप और नीचे वाले लूप को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो करंट फॉल करती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से यहाँ पे करंट मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास जो एरोज दिए हुए हैं इस तरह जो कर्व शेप है, ये आपको बता रहा है कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है उसमें उस सर्किट के अंदर। ये हो सकता है 2 ओमेगा के इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, कोई ऐसी लगी, कोई इस्त्री लगा दी है, कोई ऐसी चीज लगा दी है, तो क्या हो गया वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आपको समझ आ रही है? जहां तक क्लियर है आपको? डायग्राम यस समझ सर। डायग्राम समझ आ गई है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे हमारे जो 3 रूल हैं, उस रूल को अप्लाई करते हुए हम यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बेसिकली जो रूल अप्लाई करेंगे वो जंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जंक्शन का रूल क्या है, ये बी जंक्शन है और ये डी जंक्शन है। अब इस पे कितना करंट इन हो रहा है, ये देखें, इसमें I2 इसकी तरफ जा रहा है, I2 इसमें अंदर जा रहा है, और यहाँ पे I1 में ये पीछे से इसमें इंटर हो रहा है। तो इसमें आउट क्या हो रहा है, I3 आउट हो रहा है। तो जंक्शन बी पे क्या आ जाएगा, I1 और I2 इंटर हो रहा है और I3 आउट हो रहा है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ये बता दें मुझे। यस सर। इसी तरह जंक्शन डी पे क्या है कि यहाँ पे I3 इंटर हो रहा है और I2 बाहर जा रहा है और I1 जो है वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब है I3 इक्वल टू आएगा I1 प्लस I2। तो ये दूसरे जंक्शन की वैल्यू आ जाएगी I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इस तरह ये आपके पास दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करते हुए जो है एक इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम में करंट फ्लो सेम होता है। तो आपके पास ये I3 इस तरफ चला जाएगा तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से एक ही इक्वेशन जनरेट कर लिया हमने, वो ये इक्वेशन बन गई। तो हमारी ये एक इक्वेशन जो है बाय यूजिंग जंक्शन फार्मूला कि किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट ऐड हो रही है इंटर हो रही है, जितनी आउट हो रही है, दोनों क्या होगी, सेम होगी। उस फार्मूले का यूज करते हुए हमने यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन जनरेट कर लिया। अब आ गया पाथ की बात। अब पाथ देखना है कि इसमें करंट जो पाथ फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग कितना उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कितना जो है वो उसमें बैटरी लगी हुई है। अब अगर ये पाथ देखें ABDA, ये वाला पाथ नजर आ रहा है ऊपर वाला अपर हाफ, ठीक है। ये आपको एक पाथ नजर आ रहा है ABDA। अब इस पाथ में टोटल बैटरी कितनी लगी हुई है, वो बैटरी है 8 वोल्टेज, ठीक है, 8V लगा हुआ है जो वोल्टेज है। अब इसका मतलब 8 वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा जितना इसमें रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे ये I1 करंट निकली तो ये इसमें बल्ब लगा हुआ है 2 ओमेगा का, ठीक है। तो ये I1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2I1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह जब ये इसके अरे यहाँ साथ पे हम ओहम लॉ नहीं लगाएंगे? ओहम लॉ लगा दिया ना, ये करंट आ रही है, ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है 2, तो ये IR फार्मूला लगा दिया कि कितना ये ड्रॉप हो गया I इंटू R, ये 2I1, ठीक है, 2I1 आ गया। तो ये जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगी तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2I1 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। जब ये करंट जो है I3 इस 1 ओम से पास होगी तो इसका मतलब है कितना ड्रॉप हो जाएगा, ये I3 ही रहेगा क्योंकि I आ रहा है, R1 है आपके पास, I3 आ जाएगा। और ये जब इसमें से पास करेगी, जैसे ये I1 इसमें से पास करके जा रही है तो आपके पास ये 2 ओम I आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें पहले ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी, पहला टर्म 2I1, ये देखें, ये आप जब इसमें से पास करेगा 2 ओमेगा से तो ये 2I1 आ जाएगा। फिर I3 इसमें से पास कर रहा है तो ये देखें ये 1I3 आ जाएगा। फिर उसके बाद
ये I1 जो है, ये वाला I1 ये 2 ओमेगा से पास करके गया है। इसका मतलब है कि ये इसमें से कितना रेजिस्टेंस इसको आया है, ये 2I1 आ जाएगा, ABDA। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल, और टोटल वोल्टेज कितना है इसमें, इस पाथ के अंदर टोटल वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। तो इसका टोटल सम जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अब दूसरा पाथ देखिए। दूसरा पाथ, इस वाले पाथ में यहाँ पे करंट इस तरह मूव कर रही थी, यहाँ पे करंट इस तरह मूव कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पाथ है आपके पास CBDC, ठीक है, ये वाला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये करंट ऐसे गया, ये I2 जो है वो R से निकल के गया है। इसका मतलब है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 4I1 I2 आया, ठीक है। तो ये I3 इस ओमेगा से गुजरेगा, तो ये I3 I3 आ जाएगा, और ये I2 इसमें से ऐड हो रहा है। तो ये आपके पास जो है टोटल इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये देखें 4I2 प्लस 1I3 इक्वल टू 16 है। तो दो ही रेजिस्टेंस लगे हुए थे आपके पास, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। यस, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह, इसमें जो दो रेजिस्टेंस है, तो दोनों के अकॉर्डिंग करंट जो है, वोल्टेज जो फॉल कर रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और टोटल जो वोल्टेज है वो 16 है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल वोल्टेज 16 आ गया। तो आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, एक ये वाली इक्वेशन, दो ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको कंबाइन करके लिख लिया, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम करंट फ्लो प्रॉब्लम जो है वो इसको देख सकते हैं। यहाँ तक अंडरस्टैंड है सबको? कोई क्वेश्चन है? जी बता दें। नो सर, ठीक है। ओके, तो इस तरह आगे मैंने इसको सिस्टम को सॉल्व करने का भी मेथड दे दिया है। इससे आप मैट्रिक्स बनाए, रो ऑपरेशन लगाएं, रिड्यूस फॉर्म कर दें, ये आप करना आता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी कि I1 जो है 1 एम्पेयर है, I2 3 एम्पेयर है, और I3 जो है 4 एम्पेयर है। तो इस तरह आप जो करंट है सिस्टम के अंदर कितनी वो फ्लो कर रही है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि इतने से इतने सर्किट के अंदर कितनी करंट है, वो सारी आप वायर्स के अंदर बता सकते हैं कि कितना उसमें वोल्टेज चल रहा है, एम्पेयर चल रही है करंट। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन था कि इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सर्किट आ जाते हैं, एक ये वाला सर्किट है, एक ये वाला है, एक होल्ड सर्किट है। तो इसको देख के आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई करना है, इसको वही फार्मूला लगाना है, सारी चीजें करके इसको देखना आप। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस यूजिंग लीनियर सिस्टम। कि आप, अगर आपके पास आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको आइडिया ज़्यादा होगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कि अब यहाँ पे HCl और सोडियम फास्फोट और ऑक्सीजन जो है ये मिक्सअप किया हुआ है। तो इसके क्रॉसपोर्डिंग जो आउटपुट निकला है ये वाला है। तो कहता है कि इस दोनों इक्वेशंस को आप कितने जो वेरिएबल्स लगाने हैं साथ, कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप इसको बैलेंस करें, इक्वेशन बैलेंस करें। तो हमने इसके साथ x1 x2 x3 x4 लगा दिया। तो हमने देखना है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमने x1 x2 x3 4 की वैल्यूज हमें चाहिए कि क्या वैल्यूज होंगी जिससे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो क्या करेंगे, हम हर जो क्वांटिटी है जो उसको नाम दे देंगे, उसे हर एक के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, H1 है, ठीक है। वो आपके पास क्या है x1, इसमें एक इस तरफ है और 3 इस तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है H1 x1 है, और ये 3 टाइम x3 आ जाएगा, एक वेरिएबल यहाँ से बन रहा है। और क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है और एक क्लोरीन इधर है। तो इसका मतलब 1x1 इक्वल टू 1x4 है, ठीक है। और सोडियम का देखेंगे, यहाँ पे सोडियम जो है वो 3 लगे हुए हैं, 3x2 इक्वल टू है, यहाँ पे सोडियम एक ही है, 1x4 है। उसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस यहाँ पे x2 एक है, यहाँ पे भी x3 एक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। और ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4x2 इक्वल टू है 4x3। तो ये आपके पास इस तरह वेरिएबल्स का यहाँ पे आपने इसको लगा लेना है, दोनों साइड पे कंपेयर करके कि किसी के साथ कितनी क्वांटिटी लगी हुई है। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से आप
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। समझ आ गई आपको कैसे आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है इसमें? अंडरस्टैंड? क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। तो यहाँ से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और इसको कंपेयर करते हुए आप इसको जो है मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू लगा देंगे। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इंटीजर की वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर जहाँ पे t जो है कम से कम 3 होना चाहिए, 3 सबसे छोटा है, तो 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 3 है, x2 1 है, x3 1 है, x4 3 है। तो ये आपके पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह आपने ये बाकी क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने करना है। तो ये लास्ट पे इक्वेशन है, इनको बैलेंस करना है।